So hello guys, this is Devanku Chakraborty and I welcome all of you to another video on my YouTube channel. तो पिछले वीडियो में मैंने ईगल आई टेक्निक के बारे में बात किया था और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कि इस ईगल आई टेक्निक को आप फिजिक्स के क्लास 11th के चैप्टर्स के लिए कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने क्या किया है, मैंने क्लास 11th के जो चैप्टर्स है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करके जो पार्ट्स है जिससे क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, उसको मैंने एक जगह अरेंज कर स्टार्ट करते हैं यूनिट्स का जो चैप्टर है उससे। तो यूनिट्स में आपको लीस्ट काउंटर पिच में अच्छे से करके जाना है। इन दोनों पार्ट्स का जो क्वेश्चन आता है वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, इन सब का लीस्ट काउंटर पिच। उसके बाद आपका जो जीरो एरर के क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका परसेंटेज एरर आ गया। अब मान लो कि आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड का जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल है L/G का रूट से। तो यहाँ पे अगर आपको चेंज इन परसेंट एरर ऑफ लेंथ अगर आपको कोई बता दे और G बता दे और आपको परसेंटेज एरर ऑफ टाइम निकालने को बोले तो आप निकाल पाएंगे। तो ऐसे सम्स आपको यहाँ पे देखना है। इसके बाद आता है डायमेंशंस को मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि डायमेंशन में हर तरह के सम्स इंपॉर्टेंट है और काफ़ी वैरायटी वहाँ पे मेंटेन होता है। और डायमेंशंस के कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सम्स ही है, उससे बाहर कभी नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो तो आपको पता चल जाएगा डायमेंशंस, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया। इसके बाद आता है मोशन इन 1D। यहाँ पे एवरेज और इंटस्टेनियस का डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होता है और इंटस्टेनियस स्पीड क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है। इसके बाद इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे आपका एक अच्छा होल्ड होना चाहिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ पाए। उसके बाद जो सम्स होते हैं ना, जो एक हाइट का रेशियो 1:3:5 एट सेम टाइम इंटरवल, ऐसे सम्स आपको पता होंगे। तो ये सम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस क्वेश्चन में आया है। और इसके बाद जो ग्राफ्स है, ग्राफ्स को आपको इंटरप्रेट करना अच्छे से आना चाहिए। और इसके बाद जो 3 मोशन फार्मूला है जो आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसका भी ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। इसके बाद आता है आपका मोशन इन 2 डायमेंशनल। इसमें आपको एक्स वाई दोनों के टर्म्स में इक्वेशन मिलेगा और उसको आपको अच्छे से इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इसके बाद आपका यूनिट वेक्टर और डायरेक्शंस, इसका भी ऐसे भी क्वेश्चन आता है। फिर वेक्टर सम, 2 वेक्टर आपको दे दिया जाएगा, उसको सम डायरेक्टली नहीं किसी सम के थ्रू आपको करना होगा। प्रोजेक्टाइल का कंपोनेंट ब्रेकिंग, जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका जो एक्स एक्सिस का जो एक्स एक्सिस में जो मोशन होता है, वाई एक्सिस में जो मोशन होता है, इन दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी ग्राफ्स का इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो यही सब है। इसके बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल पे काफ़ी सम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं मोशन, लॉ ऑफ मोशन पे और कंपोनेंट ब्रेकिंग इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका फोर्स बैलेंसिंग हो गया, आपको ये देखने को मिल जाएगा। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ध्यान रखना कि इन टॉपिक्स को मेरा फोकस आपका सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बार बार इसी बेसिस पे क्वेश्चन आता रहा है। उसके बाद सिर्फ पुली का सम, इसके और पुली और फ्रिक्शन और टेबल, एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया और टेबल के एज में पुली लगा के और एक ब्लॉक को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। तो ऐसे सम्स आपको पता है कि आते हैं। तो यहाँ पे टेबल के ऊपर का फ्रिक्शन और यहाँ पे mg, इन दोनों को एक साथ बैलेंस करना पड़ता है, ऐसे सम्स। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स एक साथ है, एक रोप से आप टान रहे हो तो 2 ब्लॉक्स के बीच में टेंशन कितना हुआ, ऐसे सम्स आते हैं। और टोटल 3 ब्लॉक्स का एक साथ मिला के एक्सेलरेशन कितना हुआ, ऐसे भी पूछ सकता है। फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट रिलेटेड सम्स, ये भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वर्क पावर एनर्जी में जो मोस्ट कॉमन दिखाया जाता है कि वर्क डन का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालने के लिए कहा जाता है। आपको फोर्स का एक वेक्टर दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट का एक वेक्टर दिया जाता है, आपको सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना है। काफ़ी इजी समझ है और ये ऐसे ही यहाँ पे आता है। कोलिशंस, जो कोलिशंस का क्वेश्चन होता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कोलिशन का अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दिखे तो पहले तुम अप्रोच लगाना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर वर्टिकल लूप, इसके भी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है। वेलोसिटी और टेंशन 3 जगह पे आपको पता होना चाहिए, एकदम बिलो पोजीशन
हॉरिजॉन्टल पोजीशन और एकदम टॉप पोजीशन, इन तीनों पोजीशन पे वेलोसिटी और टेंशन को मतलब अगर आपको पता हो जाए तो ये सम बहुत आसानी से हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा एक फंडा है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, इसके बेसिस पे भी कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसमें। एवरेज पार्ट फॉर्मूला, हाँ एवरेज पार्ट निकालने का भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो ये मतलब फॉर्मूला बेस्ड ही होता है, तो ज़्यादा चिंता करने के बाद नहीं। रोटेशन मतलब सबसे ज़्यादा मतलब जो स्टूडेंट्स को टफ लगता है रोटेशन। इसके रोटेशन पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, तो अभी तो यहाँ पे देख लो। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे तुम अगर एनालाइज करो ना प्रीवियस क्वेश्चन, तो पता चलेगा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आधा के ज़्यादा सम्स हो जाएंगे तुम्हारे, सिर्फ तुम्हें एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है। उसके बाद दूसरे टाइप ऑफ सम्स, ये तो काफ़ी कॉमन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एंगुलर एक्सेलरेशन का इंटू कर लो इक्वल टू टॉर्क फोर्स इंटू लेंथ। इसको यूज़ करके भी बहुत सारे सम्स इजीली हो जाएंगे। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट जगह पे निकालना, ये तो तुम लोग को आता ही है। मतलब डिस्क ले लिया, मिडिल पार्ट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एक साइड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये सब तो आता है। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ के, इसके ऊपर पे बेस्ड करके सम्स भी काफ़ी यहाँ पे आते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को ऐड करके रिजल्ट कांस्टेंट, इसके ऊपर भी सम्स आएंगे। इसके बाद आता है ग्रेविटेशन। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन है कि जी वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ हाइट प्लैनेट। तो अगर तुम अर्थ के डी डेप्थ पे चले जाओ तो जी कितना होगा, एच हाइट पे उठ जाओ तो मतलब जी कितना होगा, दूसरे किसी प्लैनेट पे चले जाओ तब जी का वैल्यू कितना आएगा, ये सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वर्क, और ये ध्यान रखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। उसके बाद केपलर का थर्ड लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस रेशियो टाइप आता है, जो आपको पता है ना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। इसके वेलोसिटी से भी क्वेश्चन आता है। सैटेलाइट इन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट पे सैटेलाइट है, वहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करना होता है। इन तरीके सम्स यहाँ पे आते हैं। इसके बाद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है जो यूट्यूब्स होता है, यूट्यूब यहाँ पे दोनों इस साइड से एक लिक्विड जाता है, इस साइड से दूसरा लिक्विड, दोनों का डेंसिटी अलग होता है और आपका लेवल का जो डिफरेंस होता है उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। इस टाइप के सम्स। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 इक्वल टू A2V2, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। आप थ्रस्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट को आपने डिप कर दिया तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा फॉर्मूला, तो जो जिसको आपने डिप किया, जितना लेंथ तक डिप किया है, ये मतलब उसको अगर मैं L पकड़ लूँ तो L इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू G इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू G। इस टाइप से ऐसे सम्स हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो काफ़ी कॉमन है, एन ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया, उसके बाद उसका सरफेस एनर्जी को कंपेयर करना है, सरफेस एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, ऐसे सम्स। सरफेस टेंशन, टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल, इन तीनों से भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। मतलब एक वैरायटी यहाँ पे मेंटेन होता है, पर मेनली मैंने बता दिया कि ये से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। इसके बाद इलास्टिसिटी, देखो इलास्टिसिटी में मैक्सिमम जो क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला का एक अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए। फॉर्मूला को बैठा के आधे से ज़्यादा सम्स यहाँ पे हो जाएंगे, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। इसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया जाता है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ में जो स्टीफेंस लॉ होता है, स्टीफेंस लॉ जो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ ब्लैक बॉडीज, जो यहाँ पे फॉलो किया जाता है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसके बाद विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये ध्यान रखना टेम्परेचर एट हाईएस्ट वेवलेंथ, ये भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसके बाद रॉड अरेंजमेंट, जो रॉड आपका अरेंज किया जाता है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दोनों का डिफरेंट होता है, एरिया डिफरेंट, लेंथ डिफरेंट, तो उसको पैरेलल सीरीज में कनेक्शन, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक स्टैंडर्ड फार्मूला बेस्ड यहाँ पे फॉलो होता है। टेम्परेचर स्केलिंग, सेल्सियस से केल्विन में आपको कैसे कन्वर्ट करना है, या किसी डिजायर्ड स्केल आपको दे दिया गया उसमें आपको कैसे कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को, यहाँ पे ऐसे दिया जाता है। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर का जो फॉर्मूलाज होता है उससे बेस करके सम। इसके बाद एडियाबेटिक कंडीशन में
वर्क डन क्या होगा, आइसोथर्मल में वर्क डन क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। फिर जो ग्राफ्स, यहाँ पे ग्राफ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स को इंटरप्रेट करके आपको अक्सर वर्क डन या इंटरनल एनर्जी निकालने को बोला जाता है। सीपी और सीवी का अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद आता है आपको काइनेटिक थ्योरी। इसमें आरएमएस वेलोसिटी और टेम्परेचर के रिलेशन से क्वेश्चन आता है। मीन फ्री पाथ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपका एसएचएम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि T1 T2 T3 टाइम पीरियड पे आपका एसएचएम का पोजीशन कहाँ है और वाइस वर्सा, मतलब x1 पोजीशन पे आपका टाइम कितना है, ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जाता है। फेज डिफरेंस, अब मान लो दो एसएचएम, एक यहाँ से भगा दिया एक नीचे से भगा दिया, तो उनके बीच में एट अ टाइम सीक्वेंस आपका फेज डिफरेंस कितना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कितना कितना है, और आपको पता है कि दोनों का सम के कांस्टेंट, इस पे बेस करके आपको इन सम्स को सॉल्व करना है। इसके बाद आता है वेव्स। यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क और ऑर्गन पाइप के फ्रीक्वेंसी आपको इक्वलाइज करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस। फिर ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप लेंथ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये निकालने को आपको बोला जाता है इन दोनों केस में। तो वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी का रेशियो दोनों पाइप्स में, ये भी आपको बोला जाता है। बीट्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वेव इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा कि आप एम्पलीट्यूड निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इसके बाद यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक साल गैप देके ही आता है, तो डॉपलर इफेक्ट का सारे सम्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस क्लास 11th में तो इतना ही था। अगला वीडियो आएगा क्लास 12 के ऊपर। तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे इंटरेक्टिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।